मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट पेज प्लीज, आप लोग सब जानते हो कि हम लोग लेसन 2 का हम लोग कहानी जो है वो क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारी बारी किस चीज की है, अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर की है। लेकिन मैं उसके पहले आपको बताना चाहती हूँ कि लेसन 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया है हिंदी में, और उसका कारण जो है वो ये है क्योंकि हम लोग राजेंद्र प्रसाद का जयंती अभी जस्ट हम लोग दिसंबर माह में मनाए थे, इसलिए हमारा क्लास जो है वो प्रारंभ किससे हुआ था, राजेंद्र प्रसाद के परिचय से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और अब जो है हम लोग जो है इस पार्ट 2 में भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तरी के जरिए। ठीक है, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो पुरातन विद्यापीठ है, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है, विद्यापीठ का मतलब विश्वविद्यालय। आज जो हम लोग का महाविद्यालय विश्वविद्यालय है ना, उसी को जो है वो यहाँ पे विद्यापीठ यानी कि विद्या का जहाँ पे क्या होता है, दिया जाता है ना, इसलिए उसको विद्यापीठ बोलते हैं। पुरातन यानी पुराना, यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय हम लोग के भारतवर्ष में कौन सा था, नालंदा था। और ये इतना एकदम बिल्कुल नया भी नहीं, बोलो तो 4वीं शताब्दी। अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में हैं, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में। वेरी गुड, अभी हम लोग 20वीं शताब्दी में हैं, और उसके बाद भी 20वीं शताब्दी में नहीं बोलोगे, अब 21वीं शताब्दी बोलोगे, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं अभी 2022 है ना, तो यानी 20वीं शताब्दी, 20 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, 99 जहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग अब सोच लीजिए कि ये जो 20वीं और 21वीं शताब्दी है, और मैं किसके बारे में पढ़ा रही हूँ आपको, ये नालंदा के बारे में। इसका एक्सिस्टेंस जो है वो उससे भी पुराना है, लेकिन हम लोग को 4वीं शताब्दी यानी 4, हम लोग अभी क्या है 20वीं ईस्वी में है ना, लेकिन ये नालंदा के विषय में जो है वो 4वीं शताब्दी यानी कि अभी से 1600 कितना, बहुत सालों पहले, जो हाँ उससे बहुत सालों पहले जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत में एग्जिस्ट करता था। मतलब सोचो हमारा भारतवर्ष कितना महान है, उसका एक और एग्जाम्पल क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसी के कारण इस विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के, मैं पिछली कक्षा में बताई थी आपको कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे विषयों का पढ़ाई होता था। मुख्य जो है वो 5 विषय थे। ठीक है, मुख्य 5 विषय थे, उसमें से जो है वो आपका चिकित्सा भी था, तर्क भी था, उसके बाद जो हस्तशिल्प भी था, उसके बाद जो है क्या था, और बताइए जरा, याद करिए। मैं इस नोट्स में जो आपका पूरा जिक्र कर दी थी, याद आ रहा है ये नोट्स? ये नोट्स आपका ऐसा है जो कि आपके 8 पेज का जो है वो क्या है, निचोड़ है। इसी एक पेज से जो है वो आप पूरे नालंदा के बारे में जान पाएंगे। इस चैप्टर में जितना अध्याय है उसके बारे में आप जान पाएंगे, और सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 5 विषयों की वहाँ पढ़ाई होती थी। वहाँ पे बहुत सारे जो है वो मुख्य आचार्य भी थे, जिसमें से प्रजामित्र भी थे, देखिए मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ। शिक्षा जो है वो 5 विषयों में होती थी, व्याकरण भी होता था, तर्कशास्त्र भी होता था, चिकित्सा शास्त्र भी होता था, शिल्प शिक्षा भी होता था, और धर्मशास्त्र की पढ़ाई होती थी। 5 विषयों की पढ़ाई होती थी। और इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन से आचार्य थे वो भी ये देखिए, सीलभद्र थे, ज्ञानचंद्र थे, प्रभामित्र थे, और जो है वो कमलशील थे। ये सब जो है वो आपके आचार्य थे। तो यानी कि ये सिर्फ एक पेज जो है, अभी जो आपका ये मिल रहा है ये वीडियो, इसमें जो है वो आप सिर्फ एक पेज पढ़ेंगे, उससे जो हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो बच्चे पिछले क्लास में जो अटेंड किए हैं वो समझ पाएंगे कि हम लोग जो है वो जो इसका निचोड़ पढ़े थे उससे हमारी जानकारी पूरी पर्याप्त हो गई है। और जो बच्चे नए हैं, इन शॉर्ट मैं उनको बता देती हूँ कि जो है ये मगध के बारे में है। ये नालंदा जो है वो कहाँ है, मगध में है। ठीक है, और जो है वो इसको राजगीर का भी नाम इनसे जुड़ा हुआ है। वो सब चीज हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब हम लोग जो है फटाफट जो है वो अभ्यास का क्वेश्चन जहाँ सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है और इसके नालंदा के विषय में जो है वो और भी बातें क्या होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करें। वेरी गुड। तो पहला
क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत, देखिएगा जिसको आएगा वो हाथ उठाइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस भाग तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करिए। आप कर सकते हो क्या कोई भी? एशिया के उस भाग तक, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि नालंदा जहां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वहां पे कौन कौन लोग आते थे, वहां पे भारत, हाँ, पूरे विश्व के, और बहुत सारे यात्री थे। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। कौन कौन सा था यात्री, याद करिए। वेरी गुड, फाहियान, इत्सिंग और चीनी यात्री थे, वो सब आए थे। इसका मतलब जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा सिर्फ नालंदा तक ही सीमित नहीं था, वो एशिया महाद्वीप, यानी कि हमारा भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है। और वो एशिया महाद्वीप में ख्याति प्राप्त हो गया था क्योंकि यहाँ पे विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी और यहाँ पे जो है वो विभिन्न आचार्य थे, जैसे कि जयशील भद्र भी पढ़ा आपने, और वेरी गुड सिद्धाम, वेरी गुड, प्रजापति भी पढ़ा। और विषय में क्या क्या था आपका, व्याकरण भी था, तर्कशास्त्र था, हस्तशिल्प था, चिकित्सा था, और एक क्या था, धर्मशास्त्र था। वेरी गुड। लास्ट व्हाट्स योर नेम? रोहित कुमार। धर्मशास्त्र भी था, यानी कि 5 विषयों की पढ़ाई होती थी और पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी कि बाहर के लोग जो है वो यहाँ पे आके पढ़ते थे, और इसी कारण जो है वो इसको क्या बोला गया है, इसी सब कारण के कारण नालंदा की वाणी को जो है वो एशिया महाद्वीप की वाणी कहा गया है। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबका? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था, है ना? मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? आप याद करिएगा, पुरानी राजधानी पूछ रहा है, तो मगध की पुरानी राजधानी व्यवहार थी। क्या थी पुरानी राजधानी? मगध की पुरानी राजधानी, मगध की पुरानी राजधानी, पुरानी राजधानी याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में। पुरानी राजधानी क्या थी? वैभावी, ठीक है। और ये कहाँ उपस्थित थी? राजगृह में। कहाँ थी? राजगृह में थी। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा नंबर। अब जो है वो हम लोग तीसरे नंबर पे जाते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? याद करिए, मैं पिछले क्लास में जब बता रही थी आपको प्रवारकों के बारे में बताया था, बिजनेसमैन के बारे में, याद आ रहा है? जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रवारक। हम लोग क्या बोलते थे? प्रवारिक। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बिजनेसमैन बोलते थे। तो क्या था बुद्ध के समय प्रवारिकों का आम्रवन था। क्या था? आम्रवन था। क्लियर हो गया आंसर? रेडी? चलिए याद करते जाइएगा सब लोग, फिर हम अभी रिकैप करेंगे लास्ट में, और तब देखेंगे कितनों को याद था। अभी चौथे क्वेश्चन पे आइए। महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? बोलिए। नालंदा में हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए, बैठिए। उसके बाद महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? बोलिए। 14 वर्ष। वेरी गुड, वेरी गुड। महावीर ने, वेरी गुड, नालंदा में 14 वर्ष का क्या किया था? वर्षावास किया था। अभी अब आ जाएंगे हम लोग छठे नंबर पे। तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? जल्दी याद करने का करिए, स्क्रैच योर माइंड, दिमाग में जोर डालिए। मैं बताई थी ये कौन थे? तारानाथ कौन थे? इतिहासकार भी थे और लेखक भी थे। कौन थे? तारानाथ कौन थे? ये कौन सा क्वेश्चन है? 6 नंबर। तारानाथ कौन थे? तिब्बती इतिहासकार। हाँ, वेरी गुड। तारानाथ कौन थे? तिब्बती इतिहासकार। तिब्बती इतिहास
तिब्बती इतिहासकार थे और लेखक भी थे। ठीक है, क्या थे? लेखक। आवाज नहीं। हाँ, तिब्बत है ना, तिब्बती इतिहासकार भी थे और लेखक भी थे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? क्या बताया था? एक नाम याद आ रहा है? सारिपुत्र। वेरी गुड। इन्होंने किसे बताया? इन्होंने सारिपुत्र को नालंदा की जन्मभूमि बताया था। ठीक है, लिख दूं क्या? शॉर्ट में बस लिख देती हूँ, सारिपुत्र को। ठीक है, सारिपुत्र को क्या बताया था? क्या बताया था? नालंदा की जन्मभूमि बताया था। ये याद रखिएगा, शॉर्ट में है एकदम क्वेश्चन 6 नंबर का। 7 नंबर, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ था? कौन सा काल था? याद करिए, एक शासक का नाम आ रहा था। स्टार्टिंग हुआ था गुप्त काल में। याद आ रहा है? कुछ गैप हो गया है, छुट्टी मनाने चले गए, सब भूल गए हो। गुप्त काल में जो है वो विकास हुआ था नालंदा का, और बहुत ही अच्छा विकास हुआ था। याद रहेगा, गुप्त काल में। चलिए, अभी 8वां नंबर क्वेश्चन, फाहियान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे? कौन बता सकता है? फाहियान। वेरी गुड। चौथी शताब्दी। तुम क्या बता रहे थे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चीनी यात्री थे और चौथी शताब्दी में थे। कुछ कुछ तो याद है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो। अभी 9वां क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? कौन बता सकता है? हर्षवर्धन नाम आ रहा था, है ना? हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री आया था? उसका नाम बताना है, जल्दी बताइएगा। के समय कौन आया था? कौन चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन के समय। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। युवान चांद आया था। हर्षवर्धन के समय युवान चांद आया था। अब क्या आप बता सकते हो कि कौन सी शताब्दी में आया था? 8वीं शताब्दी। हाँ, 7वीं 8वीं शताब्दी में, 700 कुछ में आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस समय नालंदा की दशा कैसी थी? कैसी थी? उन्नति पे थी कि अवनति पे थी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्नति की दशा में थी। वेरी गुड। अभी 10 क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया है? याद करिए, बोलिए, कोशिश करिए, कोशिश। हाँ हाँ हाँ, हिंट पे आ रहे हो। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देखो, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे ही बोलना चाहिए। वेरी गुड, बैठिए, अच्छा प्रयास किया आपने। नालंदा के नामकरण के बारे में, ठीक है, नामकरण मतलब समझ रहे हैं, है ना? कि नालंदा का नाम, हम ये भी बताए थे कि नालंदा का नाम नालंदा क्यों पड़ा? याद आ रहा है क्या? वो आएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में नाम बस अलदा, यानी कि जहां पे बुद्ध को तृप्ति प्राप्त नहीं हुई थी, यहाँ पे नालंदा में जो है वो बुद्ध को क्या हुई थी? तृप्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तृप्ति क्या चीज से? ज्ञान की तृप्ति, है ना? ज्ञान की तृप्ति प्राप्त नहीं हुई थी, इस कारण इसका नाम क्या गया था? नालंदा पड़ गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। चलिए, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया है? तो युवान चांग ने जातक कथा के आधार पर बताया है। जातक कथा का आप लोगों ने नाम सुना है? जातक कथा एक जो बुद्ध के समय जो है वो जातक कथा बहुत फेमस होती थी। ठीक है, वो जातक कथा जो है वो क्या होती थी? उसी को पढ़ के युवान चांग ने जो है वो क्या किया है? पूरा वर्णन बताया है कि सही में उसका नाम जो है वो नालंदा क्यों पड़ा और वहां पे क्या क्या चीज थी। ठीक है, जातक कथा याद रखिएगा। जातक कथा यानी कि नालंदा के नामकरण के बारे में युवान चांग ने बताया, और किस ग्रंथ के आधार पर बताया?
जनता द्वारा लगाए गए पूंजी से हुआ था। वेरी गुड, आप भी बताइए। तत्कालीन जनता के कारण। वेरी गुड, सिट डाउन। उस समय जो जनता थी, या तो वो चौथी शताब्दी से शुरू हो गया था निर्माण, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि जनता लोग जो है वो अपना धन क्या करती थी, भूमि खरीदती थी और भूमि खरीद के क्या करती थी, उसको दान में दे देती थी। और इसी से क्या हो जाता था, हमें पता चला है कि नालंदा का जन्म इसी चीज से हुआ था। लास्ट में डिस्कशन मत करिएगा, ध्यान दीजिए। नालंदा का जन्म, तब हम लोग इसलिए इसका आंसर क्या देंगे, नालंदा का जन्म उस समय की तत्कालीन मतलब उस समय, है ना, उस समय की जनता के द्वारा दिए गए धन, धन। और जनता में भी कौन थी, मुख्यतः व्यापारी, है ना। कितना सौ गांव में था, 500। वेरी गुड, सो मेनी स्टूडेंट्स गिव अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 500 गांव दान में दिया था, वेरी गुड, सिट डाउन। 500 गांव जो है वो दान में दिया था, और उससे जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए अब 12वें क्वेश्चन पे, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने फिर जो है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, हाँ। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित, ध्यान दीजिएगा, शिलालेख भी बताए थे हम, किसको याद है शिलालेख का मतलब, पत्थर पे लिखा हुआ। वेरी गुड, पत्थर पे लिखा हुआ, वेरी गुड, सिट डाउन। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पे लिखा हुआ। तो क्वेश्चन सुनिए जरा, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा को अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। यशोवर्मन, मैं 2 यात्री का के बारे में बताई थी, याद आ रहा है, एक यशोवर्मन के बारे में बताई थी, एक मैं किसके बारे में बताई थी, यशोवर्मन, महात्मा बुद्ध, और एक बताई थी इत्सिंग, याद आ रहा है, इत्सिंग। तो यशोवर्मन ने क्या बोला था कि क्या था नालंदा में, वो जो शिलालेख में लिखा था, तो क्या बताया था, यशोवर्मन बताया था कि वहां पे क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय आसमान को छूता हुआ है, इमारत है ना, छूती हुई इमारत है। और क्या बताया था, उसके चारों सरोवर है, और सरोवर में क्या है, कमल है। ये किसने बताया, यशोवर्मन से। और यशोवर्मन कौन था, ठीक। अब हम लोग इत्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। इत्सिंग ने भी कुछ बताया था, जब मैं आपको शॉर्ट कहानी बता रही थी नालंदा विश्वविद्यालय में, तो मैं इत्सिंग के बारे में भी बताई थी कि इत्सिंग ने क्या बताया था, यहाँ पे कितने कमरे हैं, वेरी गुड, और 8 क्या है, मंडप है, वेरी गुड, याद है, वेरी गुड, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, यही क्वेश्चन आ गया, देखिए 13 में, इत्सिंग कौन था और उसने नालंदा के बारे में क्या बताया था। तो इत्सिंग कौन था, चीनी आदमी था, उसने क्या बताया था कि नालंदा में कितने कमरे हैं, 300 कमरे हैं। इत्सिंग ने क्या बताया था, इत्सिंग ने बताया कि यहाँ पे कितने हैं, 300 कमरे हैं, 300 कमरे हैं और 8 मंडप है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, 15वां नंबर क्वेश्चन है, ये तो सबको याद हो गया है। किन 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, कौन बताएगा, किन 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, वेरी गुड, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिल्प शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र और शिल्प शास्त्र, और व्याकरण भी दी जाती थी, वेरी गुड, सिट डाउन। अभी देखिए 16वां नंबर अब हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, अभ्यास का क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग व्याकरण की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बताइए। तुरंत मैं क्या बोलूँगी आपको, ये मैं जो छोटा सा पेज बनाई हूँ
आपका इसमें सारा क्वेश्चन आंसर्स है। अभी देख लेना, अभी मैं लास्ट में इस पॉइंट को भी पढ़ूंगी और देख इसी में जो है वो आपको पता चलेगा कि अभी जो जितना अभ्यास का क्वेश्चन सॉल्व किए ना इस छोटे से कहानी में सारा मौजूद था। ठीक है, तो कौन कौन से थे से बताइए, आचार्य कौन कौन से थे? अभी जस्ट मैं लिखा है कि यहाँ पे सीलभद्र, ज्ञानचंद्र थे, प्रभामृत थे, स्थिरमती आचार्य थे और कौन थे? और एक थे कमल सिंह थे। ठीक है, ये सिंह वाला कितने नंबर पे था? 14। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलभद्र ने युवानचांग का और दूसरा नाम क्या था मालूम है आप लोगों को? वेरी गुड, उधर मूव ऑन करिए। वेरी गुड, ये क्वेश्चन जो है वो मैं बता ही नहीं थी, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो। युवानचांग का ही नाम क्या था? हेनसांग भी था। ठीक है, याद रखिएगा, युवानचांग का ही नाम क्या था? हेनसांग था। यहाँ क्वेश्चन में भी लिख दिया है आपका कि सीलभद्र, वेरी गुड सिद्धांत, सीलभद्र से युवानचांग यानी ब्रैकेट में कर दिया हेनसांग की क्या बात हुई थी। तो सीलभद्र जो है वो क्या कहते थे? सीलभद्र जो थे वो कहाँ के थे? नालंदा विश्वविद्यालय के थे। और वो युवानचांग को क्या बोले? बात मत करिए प्लीज, स्टॉप, सेकेंड लास्ट। युवानचांग को क्या बोले कि आप जो है वो यहाँ जब वो युवानचांग जाने लगे पढ़ाई अपनी पूरी करके, तो सीलभद्र जानते हो क्या बोले उनको? बोले कि आप जो है वो कृपया मत जाइए, आप यहीं पे रहिए। तो युवानचांग ने क्या बोला पता है? युवानचांग ने बोला नहीं, मैं यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण किया हूँ वो शिक्षा सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस शिक्षा का उपयोग और पूरे जो है वो एशिया महाद्वीप में फैलना चाहिए और मैं वही करूंगा। मैं यहाँ से जाकर के चीन में इसका अनुवाद करूंगा और अनुवाद करके वहाँ के लोगों को जो है वो इस पांचों विषयों की शिक्षा दूंगा। इस प्रकार जो महान विश्वविद्यालय से जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, कौन सा महान विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय में जो महान शिक्षा मैंने प्राप्त की है, उस शिक्षा को मैं क्या करना चाहता हूँ? प्रचार करना चाहता हूँ। और कहाँ प्रचार करना चाहता हूँ? एशिया में, अपने चीन में, जापान में, सब जगह। इसलिए मुझे यहाँ से आप कृपया जाने दीजिए। यही बातचीत दोनों के बीच में हुई थी। ठीक है, अभी 18 नंबर क्वेश्चन, विदेश ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण दीजिए। नालंदा के विद्वानों के प्रयास का, अब नालंदा के विद्वान कौन कौन आ जाएंगे? सब आ जाएंगे। जो आप पढ़े थे वो भी, जो वहाँ आचार्य थे वो भी, उनके बारे में पूछ रहा है कि उनके प्रसार के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग जिक्र कर देंगे युवानचांग यानी हेनसांग का। वो वहाँ शिक्षा भी ग्रहण किए और बाहर में जाकर दूसरे लोगों को शिक्षा चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो इत्सिंग के बारे में बता सकते हैं। इत्सिंग भी चीनी यात्री था, वो भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे और फिर नालंदा में जो चीज का शिक्षा ग्रहण करके वो अपने आप को विद्वान बनाए, उसी की शिक्षा वो कहाँ दिए? दूसरे जगह जाके दिए, तो फैलाव किए वो। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका और भी जो है बुद्ध विहार की स्थापना किए थे, है ना? बुद्ध विहार की स्थापना किए। बौद्ध धर्म के जितने उपदेश थे उस सबको क्या किए? दूसरे लोगों को देने लगे। इस प्रकार उन्होंने विस्तार किया। अभी देखिए ज्ञान दान की क्या विशेषता है। ज्ञान दान मतलब समझना? हाँ, धन दान का मतलब क्या होता है? धन पर दान करना। और ज्ञान दान मतलब विद्या को बांटना देना। मैं अभी क्या कर रही हूँ? ज्ञान दान कर रही हूँ। सारे शिक्षक क्या करते हैं? ज्ञान दान करते हैं। ठीक है, जो भी शिक्षक आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, आपका जो नैतिक विकास करते हैं, आपको विषय के बारे में जानकारी देते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो ज्ञान दान करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान दान की विशेषता क्या होती है भाई, जरा बताइए। इससे क्या होता है? हाँ, इससे जो है वो लोगों के अंदर क्या होता है? ज्ञान का विकास होता है। वो सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार जो है वो
अभ्यास का क्वेश्चन आंसर्स क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा व्याकरण के बारे में करेंगे। व्याकरण हम लोग उस दिन स्टार्ट किए थे कि इस चैप्टर में जो जो मुख्य जो है वो शब्द है उसके बारे में हम लोग बताए थे आपको। संधि विच्छेद भी बताए थे, याद आ रहा है? जो पिछला क्लास किए होंगे उन लोग को मालूम होगा। ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या था, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, इसी प्रकार जो जो इस पाठ में जो जो मुख्य बिंदु है वो सब जो है वो मैं क्या की हूँ फिर एक पेज पे ले ली, जिससे आपका क्या होगा, आपको ये 8 पेज का, जिसके पास बुक नहीं भी है, जो नहीं खरीद पाए हैं, वो अगर सिर्फ इस क्लास को अगर देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि पहला क्लास में आपका कहानी क्लियर, दूसरे क्लास में आपका अभ्यास का प्रश्नोत्तर क्लियर, और उसके बाद एक नया चीज मैं लेके आई हूँ, वो है व्याकरण। समझे? अब मैं क्या करूँ, व्याकरण इस चैप्टर में जो जो मुख्य चीज है, जो आपके पाठ्य पुस्तक से लेकर के आपकी परीक्षा में आता है, वो सब सारी चीजों को मैं क्या कर दी हूँ, एक पेज पे लिख दी। ठीक है, हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेंगे, यानी हमारा व्याकरण भी धीरे धीरे क्या होगा, याद होता चला जाएगा। तो अब हम लोग उस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्याकरण की बात में अगर मैं कहूँ कि आपका क्वेश्चन आंसर भी है शायद कि सुरभि पुष्प, और आप अगर कोई बुक लाए हो तो निकाल के देख सकते हो। कोई बुक लाए हो, देखो बुक लाए हो तो इधर दीजिए। हाँ, सुरभित पुष्प वाला है ना। हाँ, तो देखिए पहला है भाषा की बात में, देखिए सुरभित पुष्प और विशेष और विशेषण युक्त पद, नीचे कुछ विशेष दिए जा रहे हैं, इन्हें उपयुक्त विशेषण से जोड़िए। अभी ध्यान दीजिए, अभी विशेषण और विशेष शब्द आ रहा है। ठीक है, विशेषण और विशेष शब्द आ रहा है। आप विशेषण क्या होता है बता सकते हो? हाँ, जिस शब्द से किसी वस्तु की विशेषता उसको विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। और विशेष अभी तुरंत बता देते हैं, क्योंकि अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो आपको जरूर जानना चाहिए। इससे क्या होगा, मुझे अलग से आपके लिए व्याकरण की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। हम लोग जो है वो क्लास के अंदर ही जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को जो हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे और हमारा व्याकरण भी तैयार होता चला जाएगा। तो पहला दो शब्द आ रहा है विशेषण, विशेषण है ना, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। ये आप लोग सब जानते हो कि विशेषण क्या है। विशेषण सब जानते हो। विशेषण क्या है? जो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है। ठीक, क्या हो गया, संज्ञा और सर्वनाम। आपका आवाज यहां तक आ रहा है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। शॉर्ट में कर दिया इसको। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये तो क्या हो गया, गुण हो गया, मतलब संज्ञा और विशेषण। कौन कौन संज्ञा है यहाँ पे? सारी संज्ञा। वेरी गुड। इसका मैं बहुत बवंडर क्लास ली थी, एकदम भूलना नहीं है कि संज्ञा का मतलब नाम। जिस जिस चीज का नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जिसका नाम के जगह पे हम यह वह वो वे लोग सर्वनाम, हाँ, उसको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम हमारा पहले ही क्लियर है। यानी कि मान लो अगर मैं उठा लेती हूँ जयप्रकाश को, और मैं बोलती हूँ कि जयप्रकाश कैसा है, अगर उसका आंसर आता है कि जयप्रकाश बहुत मेहनती है, तो मेहनती क्या हुआ? विशेषण हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं उदाहरण से समझा रही हूँ आपको। अगर मैं बोली कि जयप्रकाश कैसा लड़का है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश कैसा लड़का है। कैसा पूछ रही है, यानी उसके गुण के बारे में पूछ रही है।
और अगर हमको आंसर मिल जाता है, क्या कोई कुछ भी बोल सकते हो, बोलो कौन बोलेगा इसका आंसर? जयप्रकाश, कुछ भी बोलो। कैसा? जयप्रकाश तेज लड़का है। तेज लड़का है। चलिए अब हम उत्तर लिख देते हैं। जयप्रकाश तेज लड़का है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जरा, वेरी गुड। अभी यहाँ पे जयप्रकाश क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। तेज क्या है? विशेषण है। और ये लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लड़का क्या है? ठीक है, लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाएंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे? जयप्रकाश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ संज्ञा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है? व्यक्तिवाचक है और ये जातिवाचक। जातिवाचक। एकदम देखो, जब भी कोई वर्ड आएगा तो और ज्यादा जानने का कोशिश करना चाहिए, इससे एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये जातिवाचक है और ये व्यक्तिवाचक है, दो संज्ञा है। लेकिन इस संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तेज। तो ये जो विशेषता बताने वाला है, ये क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। विशेषण है। क्लियर है? अब देख लीजिए, जब ये विशेषण है, जब ये विशेषण है, ठीक है, तो विशेषण किसके बारे में बताया जा रहा है? जयप्रकाश। तो यही जो है वो आपका विशेष्य हो गया। जो संज्ञा है ना, उसी को हम लोग विशेष्य बोलेंगे। क्लियर है? किसी भी अगर हम विशेषण बोल रहे हैं तो विशेषण किसके बारे में बोलेंगे? जयप्रकाश के बारे में। और जयप्रकाश जो संज्ञा था उसी को विशेष्य बोलते हैं हम लोग। यानी कि जिस शब्द के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं, यानी जयप्रकाश के बारे में हम लोग विशेषता बता रहे हैं, तो जयप्रकाश विशेष्य होते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली जो संज्ञा है वही हमारा क्या है? विशेष्य है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब अगर मैं दो चार वर्ड पूछूं तो आप लोग बता सकते हो? चलिए जरा पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैं अपना ही बोलती हूँ। किरण मैम, किरण मैम, आप लोग बोलिए, मेरे को लगा कि आप एक वाक्य बताइए। एनीवन, वाक्य बनाइए, मेरे पे एक वाक्य बनाइए जल्दी। कौन बताएगा? जल्दी, वाक्य नहीं बना पा रहे? हिंदी का टीचर शिक्षक है। हिंदी की शिक्षक है। ठीक है, किरण मैम हिंदी की शिक्षक है। तुरंत शिक्षक बोल सकते हो या शिक्षिका बोल सकते हो। अगर एकदम डेप्थ में जाओगे तो शिक्षक भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक में सब आ गया। अगर शिक्षक बोल दिए, वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर शिक्षक बोल दिए तो वो जाति का समूह हो गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें आप आराम से क्या कर सकते हो, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। शिक्षक भी बोल दिए वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक में सब आया था, लेडीज जेंट्स सब। ठीक है, अब इसने कहा कि किरण मैम हिंदी की शिक्षिका है। दूसरा एग्जाम्पल, आज विशेषण और विशेष्य क्लियर हो जाना चाहिए। पीछे ही बैठिए, पीछे ही बैठिए। हेलो, पीछे बैठो। एक और एग्जाम्पल, किरण मैम मैम मुझे होता है मैडम हो जाता है शुद्ध रूप में। ठीक है, किरण मैडम हिंदी की शिक्षिका है। अभी देखिए, इसी में हमको विशेषण भी चुनना है। तुरंत हम क्वेश्चन बना देंगे। विशेषण चुनने के लिए हम क्या क्वेश्चन बना देंगे? किरण मैडम किसकी शिक्षिका है? हिंदी। हिंदी। तो हिंदी क्या हो गया आपका? विशेषण। तो विशेषण आप लिख देंगे, उत्तर पहले करेंगे कि विशेषण में हिंदी
हिंदी की शिक्षिका, ठीक, हिंदी की। अब हिंदी की शिक्षिका कौन है? किरण मैम। किरण मैम है। किरण इसमें संज्ञा। भी क्वेश्चन बना लीजिए तुरंत। हम इसमें क्वेश्चन बनाए तो तुरंत हमें क्या पता चला? विशेषण पता चला। अब विशेषण से क्वेश्चन बनाइए। हिंदी की शिक्षिका कौन है? किरण मैडम है। विशेष्य क्या हो गया? क्लियर है? विशेष्य हो गया किरण। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को विशेषण और विशेष्य? अब जरा बुक वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बुक में दिया हुआ है कि उपयुक्त विशेषणों से जोड़िए। वृक्ष, किसको किसको जोड़ना है? वृक्ष को। वृक्ष जो है वो क्या है? विशेष्य है। विशेषण से जोड़िए, फटाक से बताइए। हरा वृक्ष, हरा वृक्ष, लंबा वृक्ष, ऊंचा वृक्ष। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पृथ्वी, गोल पृथ्वी, ठीक है, वेरी गुड। आकाश, आकाश नीला, वेरी गुड, ठीक है। वाक्य नहीं बनाना है, नीला आकाश करना है। वाक्य नहीं, केवल विशेषण पूछ रहा है तो आप नीला आकाश करेंगे। अब इधर पर्वत, ऊंचा पर्वत, वेरी गुड। वन, घना वन, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके नदी, लंबी है, गहरी नदी है। गहरी नदी, लंबी नदी, छोटी नदी, बड़ी नदी, शांत नदी, बहती नदी, है ना। शांत नदी, बहती नदी, छोटी नदी, बड़ी नदी, गहरी नदी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलिए एक और वर्ड है नगर। सुंदर नगर, महानगर। और बताइए सुंदर, छोटा नगर, महानगर। स्वच्छ नगर, गंदा नगर, कुछ भी हो सकता है, विशेषता है उसका, गंदा भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। चैतन्य केंद्र में, यही है ना क्वेश्चन? चैतन्य केंद्र में कौन सा समास है? अब समास पे आइए, थोड़ा सा हम समास का अब आप लोग को दे देते हैं आइडिया। क्या दे रहे हैं? समास। बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हम आपको 5 मिनट के अंदर समास क्लियर कर दे रहे हैं। 5 मिनट के अंदर समास क्लियर, सिर्फ पकड़ में आपको तुरंत आ जाएगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? समास। क्या है दूसरा टॉपिक? विशेषण, विशेष्य हो गया। किसी के पास व्हाइट चॉक है क्या? और 2 जल्दी। जितना आपको जरूरत है ना, उतना हम आपको तुरंत ज्ञान दे दे रहे हैं समास के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लास प्लीज स्टॉप टॉपिक। हम आपको बताएं कि हम अलग टॉपिक भी बना सकते हैं व्याकरण का, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप जो है, जो भी आपके पाठ में दिया गया है, हम उसको लेते हुए जो है वो आपको व्याकरण भी और हिंदी का पाठ भी, दोनों को जो है वो हम कंप्लीट कराते चले जाएं, ठीक है। तो अब जो है वो हमारा टॉपिक क्या है? समास का है। और समास में जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इसका हम एक जो है इसी के अंतर्गत पार्ट 3 कर देते हैं। पढ़ाएंगे हम आपको इसी में, लेकिन हम इसको पार्ट 3 में कर देते हैं, ठीक है। सो प्लीज स्टॉप दिस वीडियो।